हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। इंडिया के अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और बस एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में। तो देखिए, रिसेंटली एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए आई है जिसमें आपको मौका मिल रहा है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का। और अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो तो भी आपके लिए एक सेपरेट वैकेंसी निकाली गई है ताकि जो लॉ ग्रेजुएट्स है वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाए। और अगर आपने 3 ईयर लॉ किया है और 3 ईयर लॉ करने से पहले अगर आपने इंजीनियरिंग किया यानी कि बीटेक किया है तो फिर आपके लिए तो एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि इसमें लॉ ग्रेजुएट्स के अलावा जितनी भी वैकेंसीज है उसके अंदर बीटेक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप चाहते हो तो इस वैकेंसी में अप्लाई जरूर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो देखिए कि यहां पे जो फॉर्म आपको फिल करना है, जो एप्लीकेशन ओपन हुई ऑलरेडी हो चुकी है 9 अगस्त 2025 से, और ये एप्लीकेशन कब तक ओपन रहेगी? 1 सितंबर 2025 तक। ओके, तो ये डेट आपको जरूर याद रखनी है, 1 सितंबर 2025। उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज है। जैसे मैंने बोला था कि अगर आपने बीटेक किया है और लॉ किया है तो बीटेक वालों के लिए सेपरेट वैकेंसी। जैसे कि देखो यहाँ पर बीटेक, अगर आप पायलट बनना चाहते हो, ठीक है, तो भी बीटेक चाहिए। लॉजिस्टिक्स में जाना चाहते हो, बीटेक चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी वैकेंसीज है उसमें बीटेक एक यहाँ पे क्राइटेरिया है। लेकिन देखिए, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी एक सेपरेट वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे जो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी होती है उसको हम बोलते हैं जैग एंट्री, यानी कि जज एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो स्पेशली लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी होती है। अब इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है? देखिए, आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, यानी कि आपकी एलएलबी की डिग्री में आपकी कितने होने चाहिए मार्क्स? 55%। और आपने जहां से भी अपनी ग्रेजुएशन की एलएलबी की है वो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कहां से? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सब देखिए, इस सेकंड रिक्वायरमेंट की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज होती है वो क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज ही होती है ना। अगर गलती से आपकी किस्मत इतनी खराब हुई कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो जो एकदम फर्जीवाड़े में चल रही है तो बात अलग है, बाकी आपको इस क्राइटेरिया से घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है? 2 वैकेंसीज है, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए। और इसमें एज का क्राइटेरिया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ इस पूरी ड्यूरेशन के अंदर फॉल होनी चाहिए, यानी कि 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2004, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल हो इस वैकेंसी के लिए। ओके, लेकिन अब आप ये बोलोगे सर ये तो 2 ही वैकेंसी है, इसमें इतनी क्या बड़ी बात होगी? 2 वैकेंसी में क्या ही है? देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर जो जैग एंट्री है उसकी इतनी ही वैकेंसी आती है सिंगल डिजिट में, लेकिन हाँ साल में 2 बार आती है। तो देखो, आपको इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, इन 3 में साल में अगर 2 बार अप्लाई करने का मौका मिला तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा मौका होता है ना। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो सुन के आपको और भी ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट आने वाला है इस वैकेंसी में। वो बात क्या है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, आप कोई भी एग्जाम देते हो तो वहां पे आपको पहले क्वालिफाइंग एग्जाम देना होता है, फिर मेंस देना होता है, फिर इंटरव्यू देना होता है, फिर सिलेक्शन होता है। लेकिन जब आप इंडियन आर्म फोर्सेस में आते हो वहां पे भी समहाउ यही क्राइटेरिया होता है कि आपको पहले क्वालिफाइंग एग्जाम देना है, फिर वहां पे मेंस एग्जाम की जगह क्या होता है? एसएसबी होती है आपकी, फिर आप डायरेक्टली मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हो पाते हो। तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें एक और अच्छी बात हो गई कि आपको क्वालिफाइंग एग्जाम भी नहीं देना है, डायरेक्टली आप एलिजिबल हो एसएसबी के लिए। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें सब बहुत से लोग बाहर हो जाते हैं, वो स्टेप आपको फेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एसएसबी के लिए एलिजिबल हो। और एसएसबी में अगर आप क्लियर कर जाते हो तो फिर आप क्या करते हो? मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और देखिए, ट्रस्ट मी, जो एसएसबी की जो प्रोसेस है ना 4 दिन चलती है, और अगर आप 4 दिन वहां पे रुकते हो तो आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलती है, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती है। इवन दो स्टिल यू आर नॉट पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेस, बट आपको बहुत करीब से जानने को मिलता है कि हमारी आर्म फोर्सेस कैसे ऑपरेट करती है, कैसे काम करती है, उनका माइंडसेट क्या है। ये सारी चीजें आप एसएसबी में सीखते हो। और अगर आप बाई चांस आर्म फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर पाते हो, एसएसबी क्लियर नहीं कर पाते हो, फिर भी अगर वो आप एसएसबी के 4 दिन जो आप लेसन सीखते हो अगर उसको अपनी सिविल लाइफ में अप्लाई कर दो, देन ट्रस्ट में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जो भी स्टूडेंट इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं, जो एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए, वो जरूर अप्लाई करें।
और एसएसबी के लिए जरूर से जरूर अपीयर हो। अब इसमें देखो ये तो बात होगी एलिजिबिलिटी की। अब यहाँ पे एक और चीज जो बहुत से लोग कंसिडर करते हैं कि सर यहाँ पे हमें पेमेंट कितना मिलने वाला, यानी कि सैलरी क्या रहेगी हमारी। तो देखिए सैलरी भी मैं आपको बता देता हूं। हाँ, सैलरी जो आपकी रहने वाली है इनिशियली, ठीक है, इनिशियल ग्रॉस सैलरी क्या रहेगी आपकी 1,10,000, और मुझे लगता है ये बहुत बहुत अच्छी सैलरी है इनिशियल डेज के लिए। और आप ये देखिए, ये मत भूलिए कि ये तो सैलरी, इसके अलावा आपको एडिशनल पर्क्स मिलते हैं। एक चीज जो हर सिविलियन को पता है वो कैंटीन फैसिलिटी आप सभी को मिलती है, यानी कि जो चीजें बाहर मार्केट में थोड़ी महंगी मिलती है कैंटीन के अंदर वो रीजनेबल प्राइस पे सस्ती मिलती है। तो यानी कि जो आप यहाँ पे कमा रहे हो उसको खर्चा करने के लिए भी आपको कम खर्च करना पड़ रहा है। वहीं पे आप एज ए सिविलियन 1,10,000 रुपए कमाते तो आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्क्स होते हैं, लेकिन जो कैंटीन वाली बात है वो सुनते ही सबको एकदम क्लिक कर जाता है, हाँ ये बात तो हमारे लिए बहुत अच्छी है ना। तो ये है यहाँ पर सैलरी। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि आपका टेन्योर कितना रहेगा। टेन्योर कितना रहेगा, देखिए ये यहाँ पर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए सेलेक्ट हो रहे हो, ये परमानेंट कमीशन नहीं है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है, आपको इनिशियली 12 ईयर के लिए जो है सेलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, बट वो एक्सटेंशन होगा मिनिमम 2 इयर्स का, यानी कि टोटल आपको 14 ईयर का मौका मिलता है इंडियन आर्म फोर्सेस में, यानी कि इंडियन नेवी में सर्व करने का। तो 14 ईयर बहुत बहुत अच्छा मौका होता है। और अगर आप एक बार इंडियन आर्मी में या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर देते हो तो उसके बाद देखिए आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे ल्यूक्रेटिव ऑफर जो है ओपन हो जाते हैं आपके लिए। बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो इंडियन आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स को प्रेफरेंस देते हैं बहुत ज्यादा, और बहुत अच्छी सैलरी देते हैं। तो आप चाहो तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये है वो वैकेंसीज जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप अभी फ्रेश ग्रेजुएट हो और आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है ना। तो इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करें। और अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई वैकेंसी के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।